नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे। चलो, ठंडी का मौसम आ रहा है, आप लोग अपना सेहत का ध्यान रखिए और खूब स्टडी कीजिए, अच्छा से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके लिए हमारे वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए आज हम 9th क्लास का जो फिजिक्स का चैप्टर है, इसके लिए हमने अभी तक एक भी कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो आज हम आपका अपना पहला वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपके सिलेबस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। तो हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए ये जो वर्क है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज वर्क और वर्क से हम क्या समझते हैं। देखो क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, तो हर एक ये जो ब्रांचेज ऑफ एजुकेशन है, ब्रांचेज ऑफ लर्निंग है, इसमें क्या होता है कि हर एक ब्रांच का अपना एक टर्मिनोलॉजी होता है। ठीक है ना, तो आप जब किसी ब्रांच को स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच से रिलेटेड बहुत सारे स्पेशल टर्म्स आएंगे, स्पेशल शब्दों का आपसे मुलाकात होगा और उन शब्दों का उस ब्रांच में कुछ स्पेशल मीनिंग दिया जाता है। ठीक है ना, और जो नॉर्मल इस्तेमाल हम लोग करते हैं शब्दों का, ठीक है, तो उन शब्दों का और किसी स्पेशल ब्रांच में, ब्रांच ऑफ एजुकेशन में जो आप उस शब्दों का इस्तेमाल होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ना है आपको, तो फिजिक्स में शब्दों का जो अर्थ दिया गया है आपको उसी के साथ उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक वर्ड है वर्क। ठीक है, वर्क। अब वर्क को अगर आप काम कहें या कार्य, लेकिन ये काम जो हम लोग डेली यूजेज में इस्तेमाल करते हैं, ये वर्क वो नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप घर में आप मम्मी को बोलते हैं मम्मी थोड़ा पराठा बना दो वगैरह वगैरह कुछ, मम्मी बोलती चलो भागो यहाँ से, अभी हमको बहुत काम है। ये जो काम है, ये काम और फिजिक्स वाला जो वर्क है, यानी कि फिजिक्स वाला जो काम है, उन दोनों में फर्क है। क्योंकि मम्मी जो काम करती है उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको आप नाप नहीं सकते। अगर तुम ये पूछ दो मम्मी हाउ मच वर्क इज देयर, तो वो इसको नहीं बता पाएंगे। लेकिन फिजिक्स में हम लोग क्या करेंगे, जो वर्क का कॉन्सेप्ट है हमको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कोई कितना काम हुआ, ये बताना पड़ेगा। बिना कैलकुलेशन के, यानी कि बिना मेजरमेंट के फिजिक्स का काम चलता नहीं है। ठीक है ना बच्चों, तो जब मोशन पैदा होता है, यानी कि गति जब पैदा होती है, तो उसके साथ तो आप देखोगे कि बॉडी जो है ना एक जगह से दूसरे जगह जाती भी है। जैसे मान लो ये फुटबॉल है और आपने इस पे यहाँ से किक मारा, बॉल यहाँ से मूव करके यहाँ चली जाती है। ठीक, बॉल यहाँ से मूव करके यहाँ चली जाती है, तो बॉल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना करता है कि नहीं करता है? बॉल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और देखो अगर ये फोर्स आपने इस पे नहीं लगाया होता, यानी कि इस पे अगर आप किक नहीं लगाए होते, तो क्या ये बॉल यहाँ से यहाँ मूव करके आती? नहीं आती। और ये जो आपने किक मारा है इस पे, इट मीन्स कि यू हैव अप्लाइड सम फोर्स ऑन द बॉल। आपने बॉल पे क्या किया? कुछ फोर्स अप्लाई किया। जैसे गाड़ी का इंजन आपका क्या करता है? गाड़ी पे फोर्स अप्लाई करता है, वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। बाइक में क्या होता है? बाइक का जो इंजन है वो क्या करता है? फोर्स पैदा करता है और गाड़ी आपकी जो है बाइक एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है, आप उस पर ट्रेवल कर लेते हो। तो सिंपल सा चीज़ है कि जैसे फुटबॉल में अगर आपने किक मारा, ठीक, तो फोर्स लगाया, और जब आप फोर्स लगाते हो तो दो बातें हो सकती हैं। या तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करे, या फिर ये हो सकता है कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल ना करे। ठीक है, जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करती है तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, तब हम ये कहते हैं कि भाई कितना दूर ट्रेवल किया, आप ये बता दो हमको, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो मान लो कि ये बॉल अभी ए पोजीशन पे था और आपने जब इस पे फोर्स लगाया तो वो बी पोजीशन पे चला गया, राइट। तो कितना दूर गया ए टू बी? मान लो कि ये डिस्टेंस है कितना? एस। ठीक, और फोर्स आपने कुछ लगाया, तो वर्क का डेफिनेशन कहता है, ठीक है, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ठीक है, तो फोर्स
multiplied by the distance traveled by the body, force multiplied by the distance traveled by the body in the direction of force. फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, उसको यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी और फोर्स जो आपने अप्लाई किया है उसको, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा वर्क का अमाउंट कि कितना वर्क उस फोर्स ने किया। बात समझ गए? लेकिन ये बात क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा बॉडी में, जैसे ये फोर्स हमने अप्लाई किया था ना राइट के तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है राइट के तरफ, ठीक है, तो दोनों इन द सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। क्या करेंगे हम लोग, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और ये एक मेजरेबल क्वांटिटी आएगा, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं इस फोर्स के द्वारा, तो मान लो कि ये जो फोर्स है तुम्हारा, अगर ये फोर्स 10 न्यूटन का है, कितने का है, 10 न्यूटन का फोर्स है, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ यहाँ से यहाँ तक, सपोज कि ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या करना है आपको, 10 न्यूटन और ये 2 मीटर, इन दोनों को आप क्या करो, कर दो मल्टीप्लाई, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर, और ये आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर के बराबर। वर्क कैलकुलेट हो गया। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति है, ठीक है, जहां पे फोर्स लग रहा है, क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो आपका है उसको, और जो अमाउंट ऑफ फोर्स आपने लगाया है उसको, ठीक है, बशर्ते कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, आप उसको मल्टीप्लाई करके फोर्स मानी कि वर्क निकाल सकते हो। एकदम सिंपल सा फंडा है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस बात को कभी आप लोग भूलना मत, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब फोर्स लगेगा। फोर्स लगने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब फोर्स लगेगा, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो, मे बी कि वो फोर्स वर्क करे और वो फोर्स वर्क ना भी करे, इट डिपेंड्स अपॉन कि उस फोर्स ने क्या डिस्प्लेसमेंट पैदा किया है। अगर डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं होता है, यानी कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि आपने फोर्स इस्तेमाल किया है, तो वो वर्क नहीं होगा। यानी कि वर्क होने के लिए जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 कि बॉडी पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए, ठीक है, और कंडीशन नंबर 2 कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए बॉडी में, और वो भी डिस्प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि बोथ, क्या, वर्क एंड बोथ, यानी कि फोर्स राइट एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों होना चाहिए सेम डायरेक्शन में, ठीक है। कभी कभी लेकिन ऐसी परिस्थितियां होती है, अंडर द रिस्ट्रिक्शंस होता है कभी कभी बॉडी के मोशन पे, कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में नहीं हो पाता है। समझ गए? ऐसा तो होता है ना, अक्सर होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में कुछ एंगल होंगे, राइट। अगर कोई एंगल नहीं है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तब तो सिंपल सा चीज है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और तुम्हारा वर्क निकल जाएगा। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो उसके लिए भी उस परिस्थिति के लिए भी हमारे पास वर्क निकालने का ऑप्शन है। तो चलिए आइए देखते हैं कि उस परिस्थिति में, यानी उस कंडीशन में जब व्हेन देयर इज ए एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो उस परिस्थिति में हम वर्क को कैसे निकालें, राइट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं, तब हम लोग वर्क कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लो कि एक बच्चा है, वो इस डब्बे को इधर फोर्स लगा करके इधर डिस्प्लेस कर रहा है, और डब्बा जो है मूव करके यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लो, थोड़ा छोटा लग रहा है, डब्बा यहाँ पे आ गया मूव करके,
तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एस, और ये है मेरा फोर्स। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ये, फोर्स का डायरेक्शन है ये, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। अब देखो पहला वाला फार्मूला इस पे अप्लाई नहीं होगा, पहला वाला फार्मूला इस पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है हमको? अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट, राइट हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, इसको बॉडी को यहां से यहां डिस्प्लेस करने वाला काउज कौन है? ये फोर्स है ना। लेकिन ये फोर्स का सारा मैग्नीट्यूड इसको डिस्प्लेस करने में यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि इस फोर्स का कोई पार्ट है जो कि इसको डिस्प्लेस होने में इफेक्टिव है, या उसको उसका डिस्प्लेसमेंट करवाता है। उस केस में क्या करेंगे हम लोग? इस फोर्स का एक कंपोनेंट लेंगे, यानी कि पार्ट ऑफ द फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। तो किसी भी चीज को ऐसे अगर आप करते हो ना, ये तुम्हारा फोर्स है और ये है तुम्हारा एंगल, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये अगर फोर्स F है तो F cos थीटा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स है आपका, ठीक है, वो क्या है? F cos थीटा, यानी कि थीटा जो एंगल है उसका कोसाइन, थीटा एंगल का कोसाइन। तो ये है तुम्हारा फोर्स F cos थीटा, ये बन गया अब आपका फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट से और ये निकल जाएगा वर्क, राइट। यानी कि फोर्स का वो पार्ट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या जो डिस्प्लेसमेंट करवाता है, उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देना और तुम्हारा जो है क्या? वर्क निकल जाएगा। ये वो कंडीशन है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये दो फार्मूला हमारे पास हैं और इससे आप वर्क निकाल सकते हो। अब थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लें कि वर्क का यूनिट क्या होगा, ठीक है। वर्क इक्वल टू, जो पहला वाला फार्मूला था F इंटू एस, और फोर्स के लिए न्यूटन, मान लो कि 1 न्यूटन का फोर्स है और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आपने करवाया, तो 1 न्यूटन मीटर, यही आपका वर्क हुआ। और इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? जूल, यानी कि वर्क का जो यूनिट है, यानी कि SI यूनिट वर्क का जो है ना, वो है जूल, ठीक है। वैसे वर्क का एक और यूनिट है CGS, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड यूनिट भी वहां पे वर्क का है, जो कि है अर्ग, जो कि है अर्ग। तो अगर हम लोग जूल को अर्ग में अगर चेंज करना चाहें, ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे हमने लगाए थे 1 न्यूटन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना किया था हमने? 1 मीटर का। और आपको पता है कि 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन, ये फोर्स का यूनिट है CGS यूनिट में, और ये न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है किसमें? SI में, ठीक है ना। तो 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं। तो यहाँ पे डालो 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू, और 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होता है, मालूम है सबको। तो यहाँ पे डालो 100 सेंटीमीटर, तो तुम्हारा हो जाएगा 10 टू द पावर 6 7, 10 टू द पावर 7, और यहाँ पे आ जाएगा ERG अर्ग, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो ये दो यूनिट को आप रखिएगा। वैसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम काम करेंगे SI यूनिट में, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको CGS यूनिट में भी काम कर सकते हैं, सब्जेक्टेड टू कि कैसा क्वेश्चन आपको दिया गया है और किस तरह से उसका आंसर मांगा जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलो ये हुआ वर्क के बारे में थोड़ा सा कुछ बातें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे कि जो वर्क होता है ये पॉजिटिव हो सकता है, वर्क 0 हो सकता है, वर्क निगेटिव भी हो सकता है, और ये सारे कंडीशंस डिपेंड करते हैं जो सेकंड वाला फार्मूला हमने डिराइव किया था ना, W = FS cos थीटा, उस पे, क्योंकि cos थीटा का जो वैल्यू है वो 1 होता है तब जब थीटा 0 हो,
कॉस थीटा का वैल्यू खुद ही जीरो हो जाता है जब वो 90 डिग्री हो जाता है एंगल, उस केस में तुम्हारा वर्क डन हो जाएगा जीरो, है ना। और कॉस थीटा का वैल्यू हो जाता है 180 -1 जब तुम्हारा एंगल हो जाता है 180, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं तो उस केस में आपका वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। और अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे पे राइट एंगल पे काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो उस केस में आपका वर्क डन हो जाएगा क्या, जीरो। ठीक है, दो बातें कान खोल के सुन लो इस पूरे वर्क माने कि वर्क के, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लास्टली, और किस फोर्स के चलते डिस्प्लेसमेंट हुआ ये एक बात है, और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है और कौन सा फोर्स के बारे में वो बात कर रहा है ये दूसरी बात है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक बात बोल देते हैं भैया ये फोर्स है, किसी बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेज लगते हैं, क्योंकि फोर्स तो दिखता नहीं है, तो कई सारे फोर्सेज बॉडी पे लगते हैं। और जब कई सारे फोर्सेज लगते हैं और बॉडी में किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन दैट केस हम उनमें से जो 4-5 फोर्सेज बॉडी पे लग रहे हैं उनमें से किसी एक के बारे में भाई इसके चलते बताओ ये वर्क क्या हाल है, तो वहीं पे वही देखना पड़ेगा कि वो जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट को करवाने में कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है क्या, है ना, कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसकी तरफ से या नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप इतना देख के रख लीजिए। ठीक है, और उसका यूनिट याद कर लीजिए, और एक सिंपल सा डेफिनेशन है 1 जूल का भी डेफिनेशन यहीं से आएगा कि 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगा के 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट अगर आप करवाते हैं तो जो आपने वर्क किया, क्या किया, वर्क आपने क्या किया, 1 न्यूटन का फोर्स आपको लगाना है और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना है, और तब जब आप वर्क करेंगे वो 1 जूल वर्क कहलाएगा। चलो इसी नोट्स के साथ हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद कीजिए और बार बार देखिए, क्योंकि भैया मेरे पढ़ाई का तो क्या है कि बार बार जब चीज़ को तुम पढ़ते हो, बार बार चीज़ों को देखते हो, बार बार चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग से गुजरती है, तब जाके तुम्हारे पास परफेक्शन आता है, क्योंकि परफेक्शन कोई एक पॉइंट है नहीं। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, तो लगे रहो, अपना प्रयास करते रहो, सफलता आपके कदम चूमेगी और हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।